नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू ऑर्डर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है सेंसस यानी जनगणना। जनगणना 2011। यहाँ से हमारी परीक्षा में बहुत प्रश्न बनते हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या आप किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आज के इस वीडियो में हम जनगणना से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को थ्योरी के फॉर्मेट में और कुछ प्रश्नों को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आज के इस वीडियो के अंत तक। आइए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं अपने पहले स्लाइड से। तो इसमें आज का हमारा पहला स्लाइड ओपन होता है और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जनगणना के इतिहास के बारे में। तो इसमें जनगणना का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। विश्व में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में 1749 में हुई थी, ठीक है। और भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है मेरे भाई। जनगणना का उच्च अधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो इसमें जनगणना का उच्च अधिकारी होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। जनगणना का उच्च अधिकारी होता है जिसके देख रेख में पूरी जनगणना बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न होता है, ठीक है। 2011 की जनगणना भारत की आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी और ऐसे तो भारत की यह 15वीं जनगणना थी। हम इसके बारे में आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। और हम कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को भी करने वाले हैं जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग में है, ठीक है, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या पूरी दुनिया का 17.5% है, ठीक है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला यानी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है अपना उत्तर प्रदेश, जहाँ पर एससी कैटेगरी के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 17.7% रही। 10 की वृद्धि का मतलब होता है, समझिए पहले, जनगणना पूरे 10 सालों के बाद होता है, ठीक है। तो पूरे 10 सालों में जनसंख्या में जितनी वृद्धि आई होती है उसी को हम जनसंख्या की 10 की वृद्धि कहते हैं। और 2001 में जनगणना हुई थी और फिर जाकर 2011 में हुई और अब 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार जनगणना नहीं हो पाया। लेकिन 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 17.7% तक रही, ठीक है मेरे भाई। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य भारत का 2045 से 2070 तक कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वर्ग किलोमीटर में कौन सा है। देखिए, इसका मतलब होता है प्रति 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसमें बिहार सबसे टॉप पर आता है राज्यों में, जहां पर 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। और वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है, जहां पर प्रति 1 किलोमीटर में 1028 व्यक्ति निवास करते हैं। और अगर हम बात करते हैं पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व की, तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी पूरे भारत में प्रति 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इन सारी पॉइंटों को याद रखिएगा, ये हमारी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्रति वर्ग किलोमीटर में कौन सा है। जहां पर सबसे कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं वो राज्य कौन सा है। तो इसमें पहले पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 1 किलोमीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। और दूसरे पर आता है मिजोरम, जहां पर प्रति 1 किलोमीटर में सिर्फ 52 व्यक्ति ही निवास करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इन सारी पॉइंटों को याद रखिएगा। इसमें अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जहां पर सबसे अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली है, जहां पर प्रति 1 किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। और इसी के साथ दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और डेली सुबह 6 बजे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। लिंगानुपात, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है सेक्स रेशियो, इसको मापने का एक तरीका होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे टॉप पर आता है, यानी पहले स्थान पर आता है, जहां पर केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी वहां पर 1000 पुरुषों पर 1080 महिलाएं हैं। ठीक है, और वहीं दूसरे पर आता है तमिलनाडु, जहां पर 1000 पुरुषों पर 995 महिलाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो ऐसे में पहले पर आता है हरियाणा, जहां पर 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और इसी के साथ हरियाणा का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो सबसे कम हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के अगले तथ्य के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जहां पर लिंगानुपात सबसे अधिक है यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश में। तो इस स्थिति में पहले स्थान पर आता है पुदुचेरी, जहां का लिंगानुपात 1037 है। और वही बात करते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ऐसे में आता है दमन और दीव, जहां पर 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं हैं। ठीक है, और इसी के साथ दमन और दीव लिंगानुपात के मामले में सबसे निचले स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं पूरे भारत का लिंगानुपात एवरेज कितना है, तो पूरे भारत का लिंगानुपात 983 है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इन सारी पॉइंटों को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं अपने आज के अगले पॉइंट के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, यानी वो कौन सा राज्य है जहाँ के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे में सबसे टॉप पर आता है केरल, जहाँ के 94% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, जहाँ के 91.3% यानी 91.3% लोग पढ़े लिखे हैं। और इसी के साथ यह दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, जहाँ के जिस राज्य के सबसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। तो ऐसे में आता है बिहार पहले नंबर पर, जहाँ पर केवल 61.8% व्यक्ति ही पढ़े लिखे हैं। और दूसरे पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ के 65.4% व्यक्ति ही पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और यह हमारी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इन सारी पॉइंटों को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आता है लक्षद्वीप, जहाँ के 91.8% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और वहीं हम बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जिस केंद्र शासित प्रदेश के व्यक्ति सबसे
कम पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे में आता है जम्मू और कश्मीर, जहाँ के सिर्फ 76.2% व्यक्ति ही पढ़े लिखे हैं। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर साक्षरता के मामले में सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। ठीक है, और यह पॉइंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में यह पूछ चुका है। तो इसमें पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या 20 करोड़ है लगभग में। और दूसरे पर आता है महाराष्ट्र, जहाँ की जनसंख्या 11 करोड़ है लगभग में। और तीसरे पर आता है बिहार, जहाँ की जनसंख्या 10 करोड़ है। ठीक है, और ये तीनों घटते क्रम में है ऊपर से, तो आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। ठीक है, जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, तो ऐसे में आता है सिक्किम, जहाँ पर 6 लाख व्यक्ति निवास करते हैं सिक्किम राज्य में। और दूसरे पर आता है मिजोरम, जहाँ पर सिर्फ 10 लाख व्यक्ति निवास करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं अपने आज के अगले पॉइंट के बारे में। अब तो इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली, जहां पर 1.67 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं दिल्ली में। और इसी के साथ दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, और वहीं हम बात करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप, जहाँ पर सिर्फ 64,000 व्यक्ति ही निवास करते हैं पूरे लक्षद्वीप में। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं कि दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर 10 वर्षों में सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो इसमें टॉप पर आता है मेघालय, जहाँ पर पूरे 10 सालों में 27.8% लोगों की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और दूसरे पर आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर मेरा भाई छूट चुका है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की 10 की वृद्धि 26% रही। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, और इसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है, 10 की गिरावट वाला राज्य कौन सा है, यानी वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। ठीक है, तो ऐसे में पहले पर आता है नागालैंड, जहाँ की जनसंख्या 0.6% के हिसाब से घट गई। ठीक है, और दूसरे पर आता है केरल, जहाँ की जनसंख्या 4.9% के हिसाब से घट गई। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं जनगणना के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारी परीक्षा में बार बार बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा जनगणना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में आता है और अनुसूची 7 में आता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। यह पॉलिटी के सेक्शन में भी पूछ लिया जाता है कि जनगणना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में और कौन सी अनुसूची में आता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। जनगणना यह संघ सरकार का विषय है, यानी जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारों का कोई भी इसमें अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ के जनगणना आयुक्त कौन थे, यानी 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे। तो 2011 में मेरे भाई जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। ठीक है, और वर्तमान में जनगणना आयुक्त है डॉक्टर विवेक जोशी। ठीक है, 2011 की जनगणना का राष्ट्रीय वाक्य क्या था, और यह हमारी परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। तो इसका राष्ट्रीय वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का राष्ट्रीय वाक्य था। ठीक है मेरे भाई, अब हम बात करते हैं कि जनगणना के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अब हम उनको बहुत ही विस्तार से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, यानी जो 1951 में जनगणना हुई थी उस समय भारत की साक्षरता दर क्या थी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 18.33% थी। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, किस साल को जनगणना का लघु विभाजक वर्ष यानी साल कहा जाता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि आखिर वो कौन सा जनगणना का वर्ष है जहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। ठीक है, तो वो है 1951, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
1951 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या बढ़ी नहीं, भारत की जनसंख्या वापस से घट गई। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इसको हम जनगणना का लघु विभाजक साल यानी वर्ष कहते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के तीसरे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के चौथे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा चौथा प्रश्न है, एक जनगणना से दूसरी जनगणना के बीच का अंतराल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जनगणना से 2 जनगणना के बीच में कुल 10 वर्षों का अंतराल होता है। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के पाँचवें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा पाँचवा प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, और इसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। यहाँ पर हम जान लेते हैं जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से है, 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। ठीक है मेरे भाई, और इसमें कुल 14 सवाल पूछे गए थे। 14 सवाल का मतलब होता है कि जैसे कि आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ऐसे कुल मिलाकर 14 सवाल इसमें पूछे गए थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के छठे प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा छठा प्रश्न है, किस वर्ष को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 की जनगणना को भारत का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। यानी वो जनगणना जो भारत की आज़ादी से पहले ही हुई थी उसी को हम जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 7वें प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 7वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और आज़ादी के बाद भारत की यह 7वीं जनगणना थी, 2011 वाली। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17.5% जनसंख्या पूरी दुनिया का सिर्फ भारत में निवास करती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता लगभग 74% है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम जान लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके अनुसार पुरुष साक्षरता 80.09% है और महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और आपको इसमें बताना है क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जो महाराष्ट्र का जो ठाणे ज़िला है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 1.10 करोड़ थी, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं अपने आज के 11वें और अंतिम प्रश्न के बारे में। तो इसमें आज का हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है, जिसमें हमारे 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिबांग जिला सबसे छोटा जिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या 7,940 है सिर्फ, ठीक है, और इसी के साथ यह सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जनसंख्या से बनने वाले मैंने सारे प्रश्नों को और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत ही विस्तार से कवर कराया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे भाई प्लीज़ आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर की बहुत ही डिटेल वीडियो अपलोड करता हूं। आप उससे भी जुड़ सकते हैं और ऐसे ही टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी के भी अपलोड करता हूं, तो आप उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। और PDF के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।